नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। समझ ना पाई कभी मेरी जिंदगी मुझे, कभी भी आसानियां मुझी से थी और मुश्किल भी मैं ही था। जीवन में कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं जो सिर्फ न हमारी नादानी की वजह से उत्पन्न होती हैं, बल्कि उनकी वजह से जटिलताएं बढ़ भी जाती हैं। जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य समस्याओं की, तो हालांकि आजकल के लाइफस्टाइल से कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं हमारी नादानी, हमारी लापरवाही और कुछ ऐसी गलतियां शामिल हैं जिन्हें दूर करके न सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स से बचा जा सकता है, बल्कि उनसे होने वाली जटिलताओं को भी दूर किया जा सकता है। आज टोटल हेल्थ में हम बात करेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। क्या होती है ये अवस्था, किन कारकों से इसका खतरा बढ़ता है और कैसे इस समस्या से बचाव किया जा सकता है, ये सभी बातें आपको बताएंगे विशेषज्ञ। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि अपनी जीवन शैली में किस तरह के परिवर्तन करके आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचाव कर सकते हैं, इसके खतरे को कम कर सकते हैं। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या है मेटाबॉलिक सिंड्रोम और कैसे बढ़ता है इसका खतरा। तो आपको बता दें, कुछ ऐसे कारक हैं यदि आपकी जीवन शैली में वो उपस्थित है और ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पर यदि आप ध्यान नहीं देते तो आप भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की गिरफ्त में आ सकते हैं। जैसे यदि आपके पेट या कमर पर मोटापा अधिक है, पेट पर बहुत अधिक चर्बी है, भले ही आपका वजन कम हो लेकिन आपकी तोंद निकली हुई है या कमर के आसपास बहुत अधिक चर्बी है। इसके अलावा यदि आपका ब्लड प्रेशर या रक्तचाप ज़्यादा रहता है, आप हाइपरटेंशन है, या फिर जब भी आप अपना बीपी मॉनिटर करते हैं तो उसका स्तर ज़रूरत से ज़्यादा आता है, डॉक्टर्स के अनुसार आपको यदि हाई बीपी की समस्या है। इसके अलावा यदि कुछ और पैरामीटर्स को आप देखना चाहें जो आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम के खतरे को बढ़ा सकते हैं, उसमें फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का स्तर यदि ज़्यादा रहता है, यानी आपके ब्लड शुगर की मात्रा सामान्य से अधिक है, तो ये भी एक बड़ा खतरे का कारक हो सकता है और इस तरफ संकेत कर सकता है कि कहीं आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है। यदि आपके ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर सामान्य से अधिक रहता है, आपने ब्लड टेस्ट करवाया है और उसमें आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़े हुए आते हैं, यानी सामान्य से ज़्यादा आते हैं, तो ये भी एक खतरे का कारक है। इसके अलावा यदि आपका HDL कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य से कम है, HDL कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल, यदि ये सामान्य से कम है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये भी एक बड़ा संकेत हो सकता है कि कहीं आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम की गिरफ्त में तो नहीं है। ये तमाम पैरामीटर्स हैं, यदि इसमें से 3 या 3 से अधिक पैरामीटर्स गड़बड़ाए हुए हैं यानी सामान्य नहीं है, तो ये आपके सेहत के लिए रेड अलार्म है, यानी आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की संभावना हो सकती है। क्या है ये स्थिति, किस तरह से आपके पूरे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, ये हम विशेषज्ञों से जानेंगे। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम किन कारणों से हो सकता है, किस तरह के बदलाव आते हैं शरीर में जब किसी व्यक्ति को मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट और लेते हैं और जानकारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के विषय में। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक जटिल स्थिति है जो कई बीमारियों को आमंत्रित करती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कई तरह की समस्याओं का एक साथ होना, जिससे बहुत सी बीमारियों से ग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है। हृदय रोग, स्ट्रोक और मधुमेह जैसी जटिल बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। कई ऐसे कारक हैं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के खतरे को बढ़ाते हैं। अनियमित जीवन शैली, अधिक वजन, शारीरिक निष्क्रियता, आहार में तेल की अधिक मात्रा, वसायुक्त आहार का अधिक प्रयोग करना, शराब का सेवन और जीवन शैली से संबंधित कई ऐसे कारक हैं जिनसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की संभावना बढ़ सकती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम आमतौर पर विशिष्ट लक्षणों का कारण नहीं बनता। इसके बजाय चय अपचय संबंधित कई तरह की असामान्यताओं और जोखिम कारकों का एक समूह की विशेषता है जो विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों के विकास के खतरे को बढ़ाती है और इन्हीं बीमारियों के लक्षण व्यक्ति में उत्पन्न होने लगते हैं।
मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने पर जीवन शैली में बदलाव से इससे होने वाली जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक गंभीर स्थिति है जो स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित करती है। यदि आपका वजन ज्यादा है या आप में मोटापा है और मोटापे के साथ कोई अन्य समस्या है तो अवश्य ही विशेषज्ञ को दिखाएं और ये जानें कि कहीं आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम की गिरफ्त में तो नहीं हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। यदि आपको भी ऐसे संकेत लगते हैं कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम की गिरफ्त में हो सकते हैं तो बहुत आवश्यक है कि आप विशेषज्ञ के पास जाएं और जांच करवाएं। लेकिन आज टोटल हेल्थ में यहाँ पर हमने विशेषज्ञों को बुलाया है आपके लिए, जो आपको विस्तार से बताएंगे कि कितनी जटिल अवस्था है मेटाबॉलिक सिंड्रोम और इससे बचाव करने के लिए और इसे दूर करने के लिए आपको करना क्या है। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश खरगावत, Professor Endocrinology, All India Institute of Medical Sciences. He has over 30 years of experience. His areas of interest are type 2 diabetes, pediatric endocrinology, growth in children, adolescent health, pubertal development, hormonal imbalances, short stature, vitamin D and bone health and metabolic disorders. बहुत स्वागत है डॉक्टर राजेश खरगावत आपका। जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या होती है तो उससे होने वाली कई जटिलताएं हैं जो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित कर सकती हैं। वो क्या जटिलताएं हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर रवि आर कासलीवाल, चेयरमैन डिवीजन ऑफ क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, मेदांता द मेडिसिटी। He has a distinguished career in the field of cardiology spanning more than 4.5 decades. His mission is to define the various problems which are related to the pandemic of cardiovascular diseases, hypertension and heart failure in the country and globally. He serves to committee at large in prevention of cardiac diseases. He is a mentor, cardiology professionals for serving the country and their native countries. He has been honored with Dr. B.C. Roy National Award, and he has been honored with more than 285 awards on professional, academic and community outreach platforms. He has over 500 scientific research papers published in the country and abroad. बहुत स्वागत है डॉक्टर कासलीवाल आपका। डॉक्टर कासलीवाल is also the president of South Asian Society of Atherosclerosis and Thrombosis. डॉक्टर कासलीवाल, बहुत स्वागत है आपका। किस तरह का खान पान आपको रखना है कि आप अपने मोटापे को होने ना दें, यानी वजन ना बढ़े, और यदि मोटापा हो गया है तो कैसे उसे कम किया जा सकता है, आहार की क्या विशेषता है और कैसे अपने डाइटरी मॉडिफिकेशन से आप अपना वेट कंट्रोल कर सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रेखा रमौत, एक्सपर्ट न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नियरली 10 years of experience. Her areas of interest are nutritional, epidemiology, bone health, maternal and child health nutrition. बहुत स्वागत है डॉक्टर रेखा। आज का जो विषय है वो लगभग हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिनका वज़न ज़्यादा है या जिनके फैमिली में किसी तरह की फैमिली हिस्ट्री है हाई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, ओबेसिटी की या हार्ट डिजीज़ की या फिर स्ट्रोक की, ऐसे तमाम लोग हैं जिन्हें इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं तो आप हमारे इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं ddnews@totalhealth@gmail.com पर। समस्या बड़ी है और इसके जो परिणाम है वो काफ़ी गंभीर है, तो गंभीरता को कैसे कम किया जाए और कैसे बचाव हो, इसके लिए जानकारी की आवश्यकता है। जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझ लेते हैं कुछ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। सबसे पहले डॉक्टर खरगावत, आपसे ही जानना चाहेंगे, हमारे देश की बात की जाए, कितनी चिंताजनक स्थिति है, क्यों आवश्यकता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम को लेकर सभी आयु के लोग सतर्क हो जाएं, कितनी बड़ी चुनौती आपको लगती है? जैसा अभी हमने फीचर में देखा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक परिस्थिति है जिसमें बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। और ये देखा गया है कि अगर किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो उसको हार्ट डिजीज़ होने का, ब्लड प्रेशर की डिजीज़ होने का, उसको डायबिटीज़ होने का
और पैरालिसिस अटैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस स्थिति का तुरंत खुद का कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन जो 5 कंपोनेंट हमने देखे, जो 5 चीज़ें इसके लिए होनी चाहिए, इनमें से 3 या इससे ज़्यादा चीज़ें अगर हमारे पास हैं, अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हमारा पेट आगे निकल रहा है और हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या हमारी शुगर ज़्यादा है, तो हमें बाकी बीमारियां जो हमने बात की है उनका होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह देखा गया है कि पूरे विश्व में अगर हम देखें कितने लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो सभी देशों से अलग अलग स्टडीज़ आई हुई हैं और सब में ये बोला गया है कि ये आम तौर पर 30% या 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और हमारी कंट्री में भी काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं, अभी इन सब स्टडीज़ का एक मेटा एनालिसिस भी पब्लिश हुआ है। सो उसमें ये देखा गया है कि अधिकतर जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की स्टडीज़ हैं वो शहरों से आई हैं। सो 1/3 पॉपुलेशन हमारे शहरों में भी, हमारी कंट्री में भी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसमें कोई ना कोई 5 में से कोई ना कोई एक कंपोनेंट जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम का वो प्रेजेंट है। सो ये कहना कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमारे देश में भी है, बिल्कुल सही है, और उतना ही है जितना बाकी सारी कंट्रीज़ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और यह मेटाबॉलिक सिंड्रोम हमारे देश में देखा गया है कि महिलाओं में ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले, और जैसे एज बढ़ती है, जैसे 40, 50, 60 जैसे उम्र बढ़ रही है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा उससे ज़्यादा बढ़ रहा है। जी डॉक्टर कासलीवाल, हमारे देश की बात की जाए, क्योंकि लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है और कहा जाता है कि जो एशियन ग्रुप है वो पहले से ही प्रीडिस्पोज्ड है। खास करके बात आती है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की, जिसमें हार्ट डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। यंग एडल्ट्स में भी हार्ट अटैक्स आजकल देखे जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रोक का खतरा बहुत बढ़ गया है। हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, बहुत सारी एक मार्जिनल पॉपुलेशन है जो हाइपरटेंसिव में कन्वर्ट होती जा रही है। और इसके अलावा डायबिटीज़ कैपिटल भी हमारे देश को कहा जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करें, कितनी बड़ी चिंता का विषय आपको लगता है जब ये सारी बीमारियों का समूह है जो एक साथ, यदि मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसी को है तो उसके लिए खतरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक चीज़ नहीं है, कई एंटिटीज़ हैं इसके अंदर। मैं सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि हृदय को किस तरह से अफेक्ट कर सकता है। तो जैसे डॉक्टर खगावत ने बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया कि ये एक स्टेज डिसलिपिडीमिया की है, जिसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, स्मॉल डेंस एलडीएल बढ़ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये हमारे हृदय के धमनियों के लिए कितना डेंजरस है, और हृदय के लिए नहीं, ब्रेन के लिए भी और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ के लिए। तो एक आप ऐसी स्थिति में बैठे हुए हैं जहाँ पे वैस्कुलर डिजीज़ हर तरह की हो सकती है। नंबर 2, आपने कहा कि जो हाइपरटेंशन पेशेंट्स हैं उनको सतर्क रहना चाहिए, लेकिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो खुद ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको प्रीडिस्पोज करेगी कि आप हाइपरटेंसिव बन जाएं। और आज हाइपरटेंशन नंबर 1 कॉज है हृदयाघात का, हार्ट अटैक्स का। तो आप सोच सकते हैं कि अगर आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, ओबेसिटी है जैसे आपने डिफाइन की है, तो हाई ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल उसके साथ साथ चलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल कनेक्टेड डिजीज़ हैं। लेकिन 3 चीज़ें और हैं जो कि अपन कम बात करते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम और ओबेसिटी के साथ। एक तो है एट्रियल फिब्रिलेशन, इरेगुलर पल्स, जो कि सडनली आपको स्ट्रोक कर सकती है या आंखों की रोशनी ले जा सकती है। एएफ बहुत कॉमन है ओबेसिटी के साथ। और दूसरा ओबेसिटी के साथ बहुत कॉमनली आप जो हम चीज़ देख रहे हैं वो है हार्ट डिसफंक्शन विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, कि भाई हार्ट तो बिल्कुल ठीक है लेकिन स्टिफ हार्ट हो गया है, और उसकी वजह से ये पेशेंट्स जनरली प्रेजेंट करते हैं सांस फूलने के लिए। इधर मेरे तो सर सांस फूल रहा है, लोग कहते हैं यार तुम्हारा वेट ही इतना है तो सांस तो तुम्हारा फूलेगा ना। नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। और हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें 50-50% हैं। जब हार्ट फेलियर की पूरी बात लेते हैं, हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन को जनरली इतना सीरियसली नहीं लिया जाता या नहीं ये सामने आता है। और ऑफ कोर्स ये सारा सिंड्रोम जो है ये हमें सडन कार्डियक डेथ को प्रीडिस्पोज करता ही करता है। तो अगर आप देखें तो ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये चीज़ें एक्चुअली आप अगर देखें, ओबेसिटी रिस्क फैक्टर है कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, ये तो काफ़ी सालों से मालूम था अपने को जी। और जो 4 ओरिजिनल रिस्क फैक्टर्स थे
सिगरेट स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, डिसलिपिडीमिया, उसके अंदर डायबिटीज़ वगैरह, ये तो शुरू से हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जिस सिंड्रोम में डायबिटीज़ भी है, ओबेसिटी भी है, ये तो एक पैथोलॉजी लैब है फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। जी, और जिसमें इतनी सारी बीमारियों का समूह एक साथ आ जाए, उसमें यह खुद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि परिणाम सेहत के लिए कितना गंभीर हो सकता है और जटिलताएं कितनी ज़्यादा हो सकती हैं। डॉक्टर रेखा, कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे तन, और आजकल क्योंकि खान पान ठीक नहीं है, या तो किसी में माल न्यूट्रिशन हो रहा है, डेफिशिएंसीज हो रही हैं, दूसरी तरफ वज़न बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। क्या गलतियां आपको लगती हैं जो हमारी तरफ से हो रही हैं खाने में, जो कारण बन रही हैं? क्योंकि मोटापा ही इन सभी तमाम बीमारियों का प्रवेश द्वार है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। दो तीन चीज़ें आजकल जो हमारी जीवन शैली में बदलाव आ गया है, हम नियमित व्यायाम नहीं करते हैं, हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गई है, हमारा कामकाज ऐसा है जो मोस्टली हम बैठे रहने का काम करते हैं, तो हमारा नियमित व्यायाम नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे शरीर में फ़ैट की परसेंटेज बढ़ जाती है और मोटापा आ जाता है। और मोटापा, जैसे आपने ऑलरेडी कहा कि हर चीज़ का मुख्य कारक ही है, तो मोटापे को कंट्रोल करें तो अपनी लाइफस्टाइल में हम जीवन शैली में बदलाव करें, उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज व्यायाम करें। कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट के बीच में कुछ रिगरस फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि तेज़ चल के वॉक करना या फिर कुछ व्यायाम करना, योगा करना, ये अगर हम अपनी नित्य जीवन शैली में शामिल करें तो हम मोटापे से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं, और अगर मोटापा हो गया है तो उसको कम करने के लिए हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। दूसरा है हमारा खान पान में बदलाव। हमारे खान पान में आजकल, क्योंकि घर में जगह पे बहुत सारे ऐसे बदलाव हो गए हैं, कामकाजी महिलाएं हो गई हैं, घर पे समय का अभाव हो गया है, तो आजकल लोग रेडी टू ईट फूड, जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिसमें ज़्यादा खाना पकाने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे चीज़ों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। तो प्रोसेस्ड फूड जिसको कहते हैं, जिसमें फ़ैट और शर्करा की मात्रा वैसे ज़्यादा है, तो वो हमारे मोटापे के लिए कारक साबित हो रहा है। तो हमें अपने खान पान में बदलाव करना होगा, हमें एक बैलेंस डाइट लेनी होगी, जिसमें हमें अपने फ़ैट को और कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रण में रख के चलना होगा। हमें अनाज की मात्रा को लिमिट करके रखना है, हमें कोशिश करना है कि हम फाइबर वाला, रेशे वाला मोटा अनाज लें, जिससे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट की जो डेंसिटी है उसकी मात्रा को हम कंट्रोल कर पाएँ। फ़ैट को हम थोड़ा ध्यान से इस्तेमाल करें, वसा की मात्रा को कंट्रोल करें, ज़्यादा तला हुआ सामान नहीं खाएं, जो प्राकृतिक अनाज है उसको जितना प्राकृतिक फॉर्म में लिया जा सके उतना कोशिश करें। जी, तो रेडी टू ईट फूड की तरफ थोड़ा सा हम कम रुझान करके, ऐसे बहुत सारे आसान ऑप्शंस भी हैं, जैसे हमारे ट्रेडिशनली हमारे उसमें दलिया का ऑप्शन होता था, तो दलिया आसानी से बन जाता है, आसानी से उपलब्ध होता है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होती, और वो सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि उसमें ज़्यादा वसा नहीं है, फैट नहीं है, फाइबर की मात्रा ज़्यादा है। राइट। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस तो है, लेकिन जो आसान नहीं है विकल्प, उन्हें भी कैसे आसान बनाया जा सकता है जब बात आती है संतुलित और पौष्टिक आहार लेने की, ये भी आपसे जानेंगे। उससे पहले बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर खड़गावत, आपके लिए एक प्रश्न है। शिखा का सवाल है, इनका वेट है 79 kg, इनका ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स भी ज़्यादा रहते हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या नहीं। तो इसके क्लियर कट पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं, और क्या कोई जांच है जिसे कराकर ये तय किया जा सकता है कि वाकई व्यक्ति मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंतर्गत आता है या नहीं? एज है इनकी 28 ईयर्स। जैसा आपने बताया कि 28 ईयर है, और जो वजन बताया है उससे ऐसा लग रहा है कि वजन शायद ज़्यादा हो सकता है। हालांकि ये निर्भर करता है कि आपकी लंबाई कितनी है, उसके अनुसार हम BMI कैलकुलेट करके देखते हैं। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए ज़रूरी है कि ये देखना कि आपके पेट पे फैट का जमाव है या नहीं है। वो बहुत मुश्किल नहीं है। आप अपने पेट के जो सबसे मोटा, जो सबसे बाहर का हिस्सा है, उसको इंची टेप से आप नाप के देख सकते हैं कि उसमें 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या नहीं है। उसके बाद आता है कि हम ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं। अगर वो 130/85 से ज़्यादा आता है तो वो भी बढ़ा हुआ माना जाएगा। उसके बाद हमें ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा। इस ब्लड टेस्ट में हम खाली पेट में आपके ग्लूकोज की मात्रा या शुगर की मात्रा खाली पेट पे कितनी है, अगर वो 100 से ज़्यादा है, और हमें देखना पड़ेगा आपका HDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, जो कि हम लिपिड प्रोफाइल का दोनों पार्ट है, अगर ये दोनों बढ़े हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि आपको 5 कंपोनेंट हैं वो सारे पॉजिटिव हों।
जैसा हमने पहले भी बताया कि 3 या इससे ज़्यादा अगर बढ़े हुए आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। अब अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो यह स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के 3 या इससे ज़्यादा कंपोनेंट है तो आपको अगले 5 साल में डायबिटीज़ होने का खतरा 5 गुना बढ़ जाता है उन लोगों के मुकाबले जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं है, और आपको हार्ट की डिजीज़ होने का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है अगले 5 साल में। सो ये भारत में जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें देखा गया है कि इतना ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। यह इस पर भी निर्भर करता है कि आपका 5 में से कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है। अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो डायबिटीज़ होने का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। जी डॉक्टर खड़गावत, इससे जुड़ा एक और प्रश्न भी है। ऋषि जी हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि वैसे उनका बीएमआई ठीक आता है लेकिन उनके कमर के आसपास जो है वो चर्बी कम नहीं होती, क्या इसकी वजह से भी नुकसान हो सकता है? तो जब हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात करते हैं, क्या अगर सिर्फ व्यक्ति का बीएमआई ठीक है लेकिन कमर के आसपास चर्बी ज़्यादा है या तून निकली है, पेट पर वसा अधिक है, तब भी क्या उसको रिस्क ग्रुप में माना जाएगा? बिल्कुल, इसको रिस्क ग्रुप में माना जाएगा। बीएमआई हम पहले काम में लेते थे कि बीएमआई का सबसे बड़ा एक जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि किसी की अगर बहुत मस्कुलर बॉडी है, बहुत मसल्स बनी हुई है, तो बीएमआई उसमें और फैट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। इसलिए बीएमआई की जगह आजकल हम सेंट्रल ओबेसिटी के पैरामीटर्स ले रहे हैं। अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है तो एक कंपोनेंट तो आपका हो गया है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, बाकी आप ब्लड प्रेशर चेक करवा लीजिए और एक ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, उससे हमें पता चल जाएगा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है या नहीं है। जी डॉक्टर कासलीवाल, आजकल जब मोटापे की बात आती है तो ज़्यादातर लोग उसको कॉस्मेटिकली तो देखते हैं कि शायद हम अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन इतना घातक रूप भी हो सकता है। बहुत से लोग हैं जिनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। कितना समय लगता है जब व्यक्ति का वज़न बढ़ना शुरू होता है, किस तरह के बदलाव आते हैं, और फिर कैसे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इफेक्ट होने लग जाता है, धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमा होना, लगभग कितना समय इस पूरी प्रक्रिया को लगता है और कैसे ये खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है? ये खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, यही मैं कहूँगा आपको। और पहली बात जो आपने कही, विस्ट्रल एडिपोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे डॉक्टर खड़गावत ने कहा तो भाई आपको प्रीडिस्पोज करती है डायबिटीज़ के लिए भी। बैड कोलेस्ट्रॉल LDL बढ़ता है, गुड कोलेस्ट्रॉल HDL कम होता है, और हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया होता है। तो मतलब आप एक ऐसी चीज़ में बैठे हुए हैं कि अब आप वेट कर रहे हैं कि मुझे कब किसी न किसी धमनी की डिजीज़ हो। तो ये दिन पर दिन बढ़ता जाता है, क्योंकि एक इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो कि अपने आप, जो आप कह रहे हैं ना कि वैसे तो वो ठीक लग रहे हैं लेकिन सिर्फ उनको लगता है अच्छे नहीं दिख रहे, बस इतना ही exactly. है। जी तो वो एक ऐसी हार्मोन पे बैठे हुए हैं जिससे कि बहुत कुछ घातक हो सकता है। जी एक चीज़ मैं कहना भूल गया उस समय कि जो अपन बात करते हैं मोटापे से और क्या हो सकता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्लीप एपनिया, और वो एथेरोस्क्लेरोसिस को एक्सेलरेट करती है, ट्राइग्लिसरीडीमिया को एक्सेलरेट करती है। तो अगर आप का प्लस साइड पे वेट भी है और आप स्लीप एपनिक भी हैं, तो फिर जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही निकलती है कि भाई दिन पे दिन बढ़ता जाता है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है स्लीप एपनिया में, क्योंकि वो एक ट्रिगर करती है एरिथमियास को भी, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन हो या और कोई एरिथमिया हो। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के स्टैंड पॉइंट से तो अगर आप देखेंगे तो या विस्ट्रल एडिपोसिटी हो या टोटल एडिपोसिटी हो, और जिस तरह के मार्कर्स आप डिस्कस कर रहे हैं, तो हम एक ऐसे स्थिति में बैठे हैं जहाँ पे हार्ट अटैक होना यंगर एज में कोई विशेष बात नहीं। आज हमारे इमरजेंसी रूम में एम्स ले लें, हमारा हॉस्पिटल कहीं भी ले लें, तो यंगर एंड यंगर लोगों की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, स्मोकिंग भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी कई और चीज़ें भी हैं, लेकिन मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसको इतना सीरियसली लिया नहीं जाता है। वो कहते हैं यार ठीक है, खाते पीते घर के बच्चे हैं, इनका वेट ज़्यादा है। लेकिन आप देखें स्लीप एपनिया इतनी, वो बैठे बैठे बात करते करते वो कई बार लोग सो जाते हैं। अब आप सोचिए कार चलाने में क्या होता होगा। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर फैक्टर है फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। और शुगर की जब अपन बात करते हैं तो उतना ही इम्पॉर्टेंट प्री डायबिटीज़ है, राइट, वो भी वैस्कुलर डिजीज़। और इनके सब की चीज़ें आप आसानी से प्री डायग्नोज कर सकते हैं। जी, और इसलिए भी इस स्थिति ज़रूरी पे हम है पहुंच चुके हैं।
कि प्री डायग्नोज किया जाए, क्योंकि यदि इनको सही समय पर डायग्नोज नहीं किया जाता या लापरवाही से कहीं छूट जाते हैं तो इसका परिणाम कितना घातक होगा शायद उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। हमारे साथ एक कॉलर हैं उत्तर प्रदेश से, राहुल जी हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल जानेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। ये गोलदाने खजाने हैं स्वाद के। नागौर की इसी बेहतरीन सरसों से निकलता है MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। सिर्फ झांझ ही नहीं, स्वाद भी। मिले असली सरसों के तेल का मजा। स्वाद में दम, लगे कम, सेहतमंद। MDH कच्ची घानी सरसों का तेल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई, LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इस समस्या के बारे में आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं। फिलहाल राहुल जी हैं उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर। राहुल जी स्वागत आपका, सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरा HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और LDL कोलेस्ट्रॉल और नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल तीनों बढ़े हुए हैं जी, और घबराहट सी पूरे दिन लगी रहती है और दिमाग पर भारीपन लगा रहता है सर पे, और चर्बी बहुत बढ़ी हुई है जो पेट पर साइड में, और पेट बढ़ा हुआ है। आपकी एज कितनी है राहुल जी? क्या आप स्मोक करते हैं? नहीं, स्मोक नहीं करता हूँ मैम। 29 साल एज है मेरी। 29 साल एज है। डॉक्टर कासलीवाल क्या कहना चाहेंगे? इनके जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं वो काफ़ी ख़राब लगते हैं और वज़न भी इनका ज़्यादा है, ऐसा बता रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये स्थिति है कि आप स्ट्रेस टेस्ट वगैरह तो ज़रूर करवा लें, जो भी आपने करना है, कैरोटिड वगैरह की स्कैनिंग कर लें। लेकिन देखिए, हर चीज़ दवाइयों से ही ठीक नहीं होती। आपने इस चीज़ को रिकग्नाइज़ कर लिया इस प्रोग्राम को देख के कि हाँ मेटाबॉलिक सिंड्रोम कोई चीज़ है, तो सबसे पहली चीज़ तो जैसा डॉक्टर रेखा जी बता रही, खान पान पे जाएं, और उसके साथ अत्यधिक ज़रूरी है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। और ये 3 महीने करके, 6 महीने करके देखें क्या लिपिड प्रोफाइल की पैरामीटर्स इंप्रूव आप कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन इसके पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें कि क्या भैया मैं इतनी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, क्या मुझे सेफ्टी है कि नहीं है, और मेरी धमनियों की क्या स्थिति है, ये मालूम करके आप ज़रूर, जैसा कहा जाता है आजकल 40 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज 7 डेज अ वीक, वो ज़रूर करिए। देखिए, कई लोग हमसे आके पूछ के कहते हैं कि सर मैं तो डेस्क वर्कर हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं क्या एक्सरसाइज। आप डेस्क पे बैठते हैं सुबह 10 बजे, तो 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको 4 घंटे मिलते हैं फिज़िकल एक्सरसाइज करने के लिए, योग करने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए। और फिर अपने डॉक्टर से मिलिए, आपके अगर पैरामीटर्स ठीक आ जाते हैं तो आप बिल्कुल वो चीज़ कंटिन्यू करते हैं। अगर नहीं आते हैं तो वे आपके लोकल डॉक्टर जो हैं वे शायद डिसीजन लेंगे कि भले आप यंग भी हों तो क्या कोई डिजीज़ मॉडिफाइंग मेडिकेशंस देनी चाहिए, ये उनका डिसीजन होगा। लेकिन CT है या कैरोटिड IMT वगैरह हैं, ये कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनसे ये पता लग सकता है कि ऑलरेडी डिजीज़ कितनी बढ़ गई है और कब से आपके ये कोलेस्ट्रॉल, जो क्योंकि आपने नॉन HDL की जो बात करी, नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल में कई प्रकार के कोलेस्ट्रॉल और होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा पैरामीटर है ये दिखाने के लिए कि आपके कोलेस्ट्रॉल्स काफ़ी दिनों से बढ़े हुए हैं जी। तो दिस इज़ द टाइम प्लीज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ। और जितने भी यंग लोग हैं उनको यंगर इन यंगर एज से अपने आप को देखना पड़ेगा, क्योंकि साउथ एशिया में, अपनी कंट्री में, ये डिज़ीज़ बहुत यंग लोगों में अब मौजूद है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के माध्यम से भी ये कह सकते हैं। जी राहुल जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने कॉल किया है प्रश्न पूछने के लिए। यहीं से सतर्क होने की आवश्यकता है सभी युवाओं को,
सभी बच्चों को और उनके माता पिता को, क्योंकि ये समस्या अगर बच्चों में मोटापा है तो इसकी संभावना भी बढ़ती है और क्योंकि लंबा जीवन है आने के लिए आगे, उसके जटिलताएं भी काफ़ी अधिक हो सकती हैं। इसलिए सतर्कता की शुरुआत आवश्यक है और साथ ही आपका वज़न कितना है, ब्लड प्रेशर आपका कितना रहता है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर क्या हैं, इसके लिए एक बार साल में नियमित रूप से जांच भी करवानी ज़रूरी है। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश से शाही है हमारे साथ फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। शाही, क्या जानना चाह रही हैं आप? हेलो, हाँ जी, मैं अपने फादर के लिए भी पूछना चाहती हूँ। उनकी एज 48 हो गई है और हाइट 5'4" है और उनका 6 साल से बीपी की दवाई कर ली, लेकिन 2 सालों से उनका जो बीपी का डोज बहुत बढ़ गया, लाइफस्टाइल मैनेज नहीं कर पाती और क्योंकि वो सिविल इंजीनियरिंग में है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ ये कैसे कम कर सकते हैं ताकि वो अच्छे से मेंटेन कर सके और लाइफ मतलब आगे कोई रिस्क ना हो। जी डॉक्टर कासलीवाल, ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आने वाले समय में क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है? और बहुत सारे लोग यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जब उनको लगता है कि बीपी कंट्रोल आ गया, भले ही मेडिकेशन पे हो, तो फिर वो मेडिकेशन भूल जाते हैं कहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि मेडिसिन तो चलेंगी, लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या जैसा डॉक्टर रेखा ने और डॉक्टर साहब ने बोला, आप लाइफस्टाइल मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें कोरी दवाई खाने से ठीक हो जाती तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन अगर आपने रेगुलर एक्सरसाइज नहीं की और खान पान पे इतनी बात हो रही है यहाँ पे, पूरा आपने नज़र नहीं रखी, तो आपका ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तो बढ़ती जाएंगी लेकिन आपकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए ये चीज़ें मैनेज है लाइफस्टाइल में और दवाइयों में। तो दवाइयाँ हम चाहेंगे धीरे धीरे हम कम कर पाए और लाइफस्टाइल आपको इंक्रीज़ करनी है। तो एक डॉक्टर की विज़िट ज़रूरी है ये देखने के लिए कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, हाइट वेट कितनी है और आपके और पैरामीटर्स कितने हैं, क्योंकि आपकी एज है, डेफिनेटली उसमें आपको रिमेनिंग कार्डियक टेस्ट भी करने चाहिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर एक नंबर 1 कॉज है हृदयघात का, स्ट्रोक का और किडनी डिजीज़ का। तो ये तो मोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहा। जी, और इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा जाता है, तो वहीं मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपकी सेहत के लिए साइलेंट थ्रेट माना जा सकता है क्योंकि उसके अपने कोई लक्षण नहीं होते लेकिन इतनी सारी जटिलताएं हैं। डॉक्टर राजेश खरगावत, जो हमारे कॉलर्स के सवाल आ रहे हैं और जो मेल्स भी आ रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है, यंग लोग जो हैं 28 वर्ष 29 वर्ष, वज़न बहुत ज़्यादा है, वहीं पर बच्चों में भी काफ़ी अधिक मोटापा देखा जा रहा है। कितनी बड़ी चुनौती आप मान रहे हैं हम सभी के लिए, क्योंकि अक्सर जो मोटे बच्चे हैं वो मोटे वयस्कों में तब्दील हो जाते हैं। कहाँ गलती हो रही है शुरुआत से ही, जिस पॉइंट पर अपना ध्यान ले जाने की आवश्यकता होगी कि जड़ से समस्या को ख़त्म किया जाए? बहुत अच्छा सवाल है जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है। एकदम से मोटापा नहीं बढ़ता है, मोटापा धीरे धीरे करके कई सालों पे जब शरीर में हमारे एक्स्ट्रा फैट इकट्ठी होती है उससे मोटापा बढ़ता है। और यह देखा गया है कि स्कूल के बच्चों में, जो पहले हम देखते थे कि बच्चे स्कूल में खूब खेलते थे, घर से टिफ़िन लेके जाते थे, खाना खाते थे, पतले दुबले होते थे, आज ये स्थिति हमारी चेंज हो गई है। अगर हम देखें स्कूलों में मोटापा बच्चों में काफ़ी बढ़ गया है। दिल्ली में एम्स में हमने एक स्टडी की थी जिसमें पता चला कि 20% बच्चे ऐसे हैं स्कूल में जिनमें मोटापा ज़्यादा है, और ये स्टडी हमने की थी 10 साल पहले। तो अब हम ये सोचते हैं कि अगर हम ये स्टडी दोबारा करते हैं तो और हमें मोटापा मिलेगा। और ये मोटापा अगर हम इस पे नहीं एक्शन लेते हैं, बच्चों में मोटापा नहीं करते हैं, तो यही जो बच्चे हैं मोटे, ये मोटे एडल्ट्स में कन्वर्ट होंगे और ये जो रिस्क फैक्टर जो शुरू से चल रहे हैं वही रिस्क फैक्टर हमारे एडल्ट्स में कंटिन्यू करेंगे। और जैसा हम जान रहे हैं कि इन सब रिस्क फैक्टर से हार्ट डिजीज़ होने का खतरा रहता है, डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है। सो ये खतरा हमारा बढ़ता जाएगा। तो हमारे लिए यह ज़रूरी है कि जो हमारा पुराना तरीका था स्कूल का, जहाँ हम 1 घंटे तक बच्चों के लिए प्लेइंग टाइम होता था, बच्चे खेलते थे, मोबाइल पे नहीं खेलते थे, ग्राउंड्स में खेलते थे, उस वक्त और कोई पैरेलल एक्टिविटी नहीं होती थी। आजकल जो प्लेइंग आवर्स है, जो गेम्स पीरियड है, उसके टाइम पे कंप्यूटर लैब खुली रहती है, दूसरी कई एक्टिविटी रहती है। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये 1 घंटा हम बच्चों के खेलने के लिए यूज़ करें।
और बच्चों के खेलने की सुविधाएं अवेलेबल हो, स्कूल में ग्राउंड इतना बड़ा हो जहां बच्चे खेल सकें। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ब्राज़ील में एक स्टडी हुई है जहां 5 साल तक उन्होंने बच्चों को 1 घंटे सभी बच्चों को रेगुलर तरीके से खिलवाया और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाई और 5 साल बाद देखा कि उनके स्कूल में मोटापा बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट हम भी कर सकते हैं और अगर हम स्कूल से ये शुरू करते हैं तो बच्चों में भी मोटापा कम होगा और वो बड़े होके मोटे एडल्ट्स में कम कन्वर्ट होंगे। जी, फिलहाल एक और कॉलर आलोक जी हैं मुंबई से फोन लाइन पर। स्वागत है आपका आलोक जी, पूछिए सवाल। मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग टू यू। मेरा नाम आलोक कुमार दास है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। मेरा एज 40 है। मेरा वेट जो है वो 98 है और मेरी हाइट जो है वो 5'6" है जी। मैं लास्ट 2020 में मैंने जब चेक कराया था तो मेरा ट्राइग्लिसराइड 460 था। इसके बाद जो है मेरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, 250 के आसपास था 2020 में। मेरा LDL भी बहुत हाई है, मतलब 100 के ऊपर है आई गेस, एंड HDL भी कम है। इसके बाद जो है मैंने डॉक्टर दिखाया था, डॉक्टर दिखाने के बाद मैंने दवाई भी शुरू की थी। इसके बाद मेरा किसी भी पैरामीटर में कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। मैंने अपना खाना पीना एकदम रिड्यूस कर दिया है, मटन जो भी है मैंने मांसाहारी एकदम छोड़ दिया है। लेकिन मेरे को ये आइडिया नहीं मिल पा रहा मैं अब करूँ क्या। मैं बैंकिंग सर्विस में हूँ, सुबह 7 बजे निकलता हूँ, रात को 9 बजे घुसता हूँ, तो बस एक्सरसाइज करने का मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं है। डॉक्टर राजेश खड़गावत, क्या कहना चाहेंगे? समस्या गंभीर है और समय नहीं है। ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये समस्या हमारे देश में बहुत कॉमन है। हमारे यूथ की समस्या है कि हम काम में इतना बिजी हैं कि हमें टाइम नहीं निकल पाता है और इस दौरान होता है कि हमारा खाने में इरेगुलरिटी होती है और फिजिकल एक्टिविटी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा करके फैट बढ़ना शुरू होता है। 4-5 साल, 7 साल, 10 साल में ये फैट इतना बढ़ जाता है कि इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और जैसा आपने बताया कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और बाकी ओबेसिटी भी ज़्यादा है, आपका पेट बाहर निकला हुआ है, आपका जो वजन है वो आपकी लंबाई के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। और अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो जैसा हमने बात की कि आपको डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस का अटैक होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। और अब यह भी देखा गया है, जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, बट यह भी देखा गया है कि अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है तो उससे 4-5 तरीके के कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। सो हमें उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। सबसे ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपने काम के शेड्यूल पे ध्यान दें, आप फिजिकल एक्टिविटी करें, उसमें थोड़े से बदलाव आप कर सकते हैं कि जैसे आप काम पे जा रहे हैं तो आप मेट्रो या ट्रेन का इस्तेमाल करके 1 या 2 स्टेशन पैदल जा सकते हैं, घर से 1-2 स्टेशन पहले उतर सकते हैं, पैदल आ सकते हैं। जो रूटीन के घर के काम है जैसे सब्जी लाना है, दूध लाना है, उनके लिए आप कार का इस्तेमाल नहीं करें, पैदल चलें। खाने में आप हेल्दी खाना खाएं, जैसे डॉक्टर रेखा ने बताया कि उसमें खाने में छोटे छोटे बदलाव करके आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब छोड़ देना है, वो हम कर नहीं सकते हैं, जॉब तो हमें करना ही पड़ेगा। उसी स्थिति को साथ में कंटिन्यू करते हुए हम अगर डेली लाइफ में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो निश्चित तौर पे हम अब सफलता को पा सकते हैं। हम वजन कम कर सकते हैं और जो रिस्क फैक्टर है, इन रिस्क फैक्टर्स को भी कम कर सकते हैं। सबसे जरूरी है कि आपको ये मन में ये खुद पे विश्वास रखना कि आप कर सकते हैं। जी, और ऐसे तमाम लोग जिन्हें ये लगता है कि उनके पास समय नहीं है, वो समय रहते समझ जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए और उनके पास समय बचे ही ना। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और एक बात जो डॉक्टर खड़गावत और डॉक्टर कासलीवाल ने कही कि आहार में बदलाव करने हैं। डॉक्टर रेखा, सॉल्यूशन क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि शायद फिजिकल एक्टिविटी कम है। क्या अपनी डाइट को इस तरीके से प्लान किया जा सकता है जिससे जो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल्स हैं वो नियंत्रित रहे? क्या मॉडिफिकेशन होनी चाहिए? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आप बताएं। जी बिल्कुल, 2-3 मोटी बातें हम ये कर सकते हैं। एक तो हम अपने आहार में फल और सब्जियों की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा के रखें। हम जब भी खाना खाएं उसके साथ हम ये कोशिश करें, चाहे दोपहर का खाना है, रात का खाना है, हम 1 प्लेट सलाद उसमें बढ़ा के खाएंगे तो हम अपने अनाज की मात्रा को नियंत्रित रख सकेंगे। और सलाद ऐसी चीज़ है जिसमें वसा नहीं होता, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, फाइबर होता है, तो हमारे वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगा। जो खाना हम ऐसा है कोशिश करें कि घर का पका हुआ, कम घी तेल का खाना खाएं,
अपना खाना, जैसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि हम जब अपने ऑफिस जाते हैं, अपने घर से अपना दोपहर के खाने का डब्बा और एक छोटा स्नैक अगर हम कैरी करके जाएं तो हम बाहर का जो तला हुआ सामान जो बाहर मिलता है उसको खाने से बच सकेंगे। दूसरी चीज़ें हैं कि जैसे नाश्ता है, शाम के नाश्ते के टाइम पे लोग आके बहुत सारे स्नैकिंग हो जाती है। रास्ते में मेट्रो स्टेशन पे कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जो कि तले भुनी चीज़ें हैं, समोसे, कचौड़ी, बर्गर, पिज्ज़ा, ये सब के हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं। सपोज समोसे की बजाय हम कुछ एक चीला बेसन का बना के घर में इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कम घी तेल से बन जाता है। बाहर ही अगर हमें कुछ खाना है तो जहाँ समोसा मिल रहा है उसकी बजाय हम कुछ ऐसी चीज़ें जो स्टीम्ड हैं, जो कि तली हुई नहीं, जैसे इडली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ढोकला एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर हमें बाहर खाने की ज़रूरत ही पड़ जाए तो। अदरवाइज़ ये होगा कि हम अपना खाना समय से खाएँ, अपना नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, उसमें अपना मोटे अनाज का बना हुआ रोटी, दलिया जो भी है, सब्जियां उसमें ढेर सारी इस्तेमाल करें जो कि कम घी तेल से बनी हुई हो। फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। स्नैक्स में फल हम एक स्नैक का ऑप्शन रख सकते हैं कि रादर हम बिस्किट्स खाएं, या फिर आजकल अब जब कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है तो हम ऐसा खाना खाएं जो कि हमारे ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करे और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करे। तो आजकल ऐसा ऐसा फैट होता है जो कि हम जिसको बोलते हैं कि मूफा और पूफा, तो उसमें हम जैसे सुबह की चाय के साथ अगर हम बिस्किट के बजाय कुछ बादाम, अखरोट शामिल कर लें तो उसमें एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए एक अच्छा फैट होता है जिसको मूफा पूफा कहते हैं, तो उसको बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो सुबह की चाय के साथ हम बिस्किट के बजाय कुछ बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, ये सारी चीजें आजकल बहुत सारे बिस्किट्स भी, ओट बिस्किट्स और मल्टीग्रेन बिस्किट्स आते हैं, क्या वो बेनिफिशियल है या तकरीबन वैसा ही उनका प्रभाव रहता है? उनका प्रभाव वैसा ही सिमिलर ही रहेगा। उसका कारण ये है कि कोई भी आप बिस्किट बनाएंगे तो उसकी बिस्किट की बनाने की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत घी तेल आपको डालना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा उसमें नमक की मात्रा रहेगी। जो बेकिंग सोडा होता है वो एक प्रकार का नमक है जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। तो बिस्किट की बजाय हम हेल्दी स्नैक्स में, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ हम नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें जैसे चिया सीड्स हो सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज हो सकते हैं, हम आपके मखाने यूज़ कर सकते हैं। शाम की चाय के नाश्ते में हम कुछ स्टीम स्नैक्स जैसे ढोकला हुआ, भेलपूड़ी हुआ। भेलपूड़ी हमारा इंडियन भारतीय स्नैक होता था जिसमें कुछ अनाज की मात्रा होती थी, जो चने की बना सकते हैं, मुरमुरे की बना सकते हैं जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ खाया जाता था, उसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं। तो एक अच्छे हेल्दी ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे हम खराब खाना खाने से बच सकते हैं। जी, और ये तमाम जो ऑप्शंस आपको बताए हैं ये महंगे भी नहीं हैं और इनको बनाना या उपलब्ध करना भी आसान है। तो ये मत सोचिए कि अगर आपको हेल्दी खाना खाना है तो बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा या मुश्किल है उन्हें बनाना। बहुत आसान है, बस जैसा डॉक्टर और विशेषज्ञ ने बताया है कि बात है अपने संकल्प लेने की। फिलहाल दिल्ली से एक और कॉलर हमारे साथ नारायण दत्त है फोन लाइन पर। स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप नारायण जी? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। जानना चाह रहा था कि जो तेल तलने के लिए यूज करते हैं ऑयल, वो कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए, तो कितनी बार उसको हम तलाई में प्रयोग कर सकते हैं? जी राइट। डॉक्टर कासलीवाल, ऑयल का सही कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और कौन सा ऑयल सबसे अच्छा है? ये तो रेखा जी बताएंगी लेकिन एक जो आपकी कॉलर मुंबई से आए थे उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह मैं उनका लिख रहा था ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल की वैल्यूज़ वो इतनी एलिवेटेड हैं कि ये तो समय है जब, और उनकी एज भी 40s में थी, कि ये तो स्टेज डेफिनेटली है फुल एग्जामिनेशन की और मेडिकेशंस की। उसके साथ डेफिनेटली एक्सरसाइज और डाइट अपन देंगे, लेकिन हर चीज़ ही अपन एकदम से सिर्फ डाइट पे ही रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये मसला काफ़ी दिनों से है। ये कहते हैं 460 थे मेरे ट्राइग्लिसराइड्स। डेफिनेटली जी। और डॉक्टर कासलीवाल, कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर आप लोग क्या बताते हैं? क्या बहुत बार बात होती है कि घी तेल बिल्कुल बंद कर दिया जाए, क्या घी तेल बिल्कुल बंद करना एक कहा जा सकता है शॉर्ट प्रमाण हो सकता है कि हार्ट हेल्दी रहेगा? नहीं, शॉर्ट तो नहीं होता, लेकिन कम से कम ये है कि जैसा बताया भी जा रहा है कि भाई मस्टर्ड ऑयल जैसे है या ऑलिव ऑयल जैसे है, इनके अंदर ट्रांस फैट्स कम होते हैं लिपिड्स को इंक्रीज करने की। देखिए एक डाइट थी जो कि इंट्रोड्यूस हुई ऑलमोस्ट 50 इयर्स अगो, जिसको कहते हैं डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। उनमें अगर वो डाइट आज भी रेलेवेंट है और पर्टिकुलरली अपने देश में रेलेवेंट है, मेडिटेरेनियन डाइट, इन डाइट्स में ये बताया गया है। तो मैं कभी नहीं कह रहा कि ऑयल्स ज़ीरो हैं, ऑयल्स आर नेसेसरी हैं, लेकिन किस तरह का ऑयल लेना चाहिए वो डॉक्टर रेखा ने भी कहा कि भाई मुफा पुफा होने चाहिए और उनसे अपने को फैट जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं बढ़ना चाहिए।
एंड और नेचुरली ऑयल्स आर नेसेसरी ब्रेन सेल्स के लिए, हर सेल के लिए ऑयल इज नेसेसरी, लेकिन किस प्रकार का ऑयल लिया जाए ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रेखा बताएं क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए और क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए? हम सभी तेल उपयोग करते हैं और आजकल तो एक अलग ही पिक्चर नज़र आती है जिसमें ऑलिव ऑयल को हेल्दी कहकर फिर उसमें डीप फ्राइंग भी की जाती है। जी, बहुत सारी भ्रांतियां हैं इसमें। देखिए, ऑलिव ऑयल जो है उसको जो सही इस्तेमाल करने का सही तरीका है वो ये है कि ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक टर्म होता है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें प्रोसेसिंग नहीं हुई है। एक्स्ट्रा वर्जिन का ही शब्द का मतलब है कि उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई है, तभी उसके जो हम बेनिफिट्स बोलते हैं, जो बूफा एक प्रकार का फैट होता है जो कि अच्छा फैट माना जाता है, तभी वो हमें उपलब्ध हो पाता है। यदि हम उसको गर्म करके तेल को उसमें फ्राइंग कर देंगे तो वो बूफा की क्वांटिटी और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कम हो जाएंगी और उसमें ऐसे हार्मफुल और मतलब हानिकारक सब चीज़ें डेवलप हो जाएंगी जिनको ट्रांस फैट्स वगैरह कहते हैं। तो तेल घी के इस्तेमाल में दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहला जो चीज़ है, हम जो भी इस्तेमाल करें तेल घी, लेकिन हमें उसकी टोटल क्वांटिटी, जितना हम टोटल अमाउंट एक दिन में खा सकते हैं, उसको नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली हम अगर सरल भाषा में बात करें तो एक आम वयस्क इंसान को दिन भर में 4 से 5 चम्मच से ज़्यादा तेल का या घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब दो प्रकार के तेल है, एक विजिबल फैट है, एक इनविजिबल फैट। तो जो 4 से 5 चम्मच में बोल रही हूँ, जो विजिबल फैट मतलब जो हमें आंखों से दिख रहा है, जो कि हम खाना पकाने में तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कि 4 चम्मच पे अगर उसको हम कंट्रोल कर लें तो हमारा टोटल फैट कंट्रोल होगा, तो टोटल कैलोरीज कंट्रोल होंगी, तो हमारा मोटापा हमारे को नियंत्रण में रखने में मदद मिलेगी। फिर बात है किस टाइप का, किस प्रकार का तेल हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी तेल ऐसा नहीं है जो अपने आप में संपूर्ण है। कुछ फैटी एसिड्स होते हैं जिनको, जो तेल के अंदर घटक पाए जाते हैं जो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल एक अच्छा विकल्प है, एक अच्छा तरीका है तेल को इस्तेमाल करने का। जो N3 और N6 के सही कॉम्बिनेशन में, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल में आप राइस ब्रान यूज़ कर सकते हैं, मूंगफली के तेल में आप तिल का तेल जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। मतलब एक सही तरीका, एक प्रैक्टिकल टिप ये होगी कि आप तेल को बीच बीच में बदल लीजिए। 15 दिन कोई एक तेल यूज़ कर लीजिए, 15 दिन एक यूज़ कर लीजिए। सैचुरेटेड फैट हमें थोड़ा सा लिमिट करना है। अब आजकल घी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। घी ट्रेडिशनली हमारे देश में बहुत मतलब आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता था। घी आजकल बैड है, घी नहीं खाना है, बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, ऐसा नहीं है। अगर हम वो 3-4 चम्मच के उसमें नियंत्रण रख के उसमें थोड़ा सा अगर घी इस्तेमाल करें तो वो हानिकारक भी नहीं है। राइट, तो कॉम्बिनेशंस में यूज़ करना है, चेंज करते रहना है और ये देखना है कि जिस तेल को या घी को आप हेल्दी समझकर बहुत अधिक पैसों में ख़रीद कर ला रहे हैं, फिर उसमें डीप फ्राइंग ना करें। ऑलिव ऑयल में का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। डॉक्टर खरगावत, हरीश जी का एक सवाल है, वो कह रहे हैं कि 74 इयर्स की इनकी एज है। इतनी एज में फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल और HbA1c का स्तर, सामान्य स्तर क्या होना चाहिए? जो HbA1c और फास्टिंग शुगर या फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का अंतर है वो उम्र के हिसाब से चेंज नहीं होता है। अगर आपके फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 100 से कम आती है तो हम यह कहते हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मल है, या 125 से ज़्यादा आती है तो हम कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ है। इसके बीच में अगर रहती है कि 100 से लेके 125 तक रहती है तो हम कहते हैं कि प्री डायबिटीज़ है। यह 40 साल पे भी सेम कट ऑफ है और 70 साल पे भी सेम कट ऑफ है। इसी तरह से HbA1c का कट ऑफ भी वही है जो बाकी उम्र के लिए है। उम्र के हिसाब से इनमें बदलाव नहीं आता है। सो डायबिटीज़ कहने का क्राइटेरिया किसी भी उम्र पे सेम ही रहता है। जी, आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आए हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि टमी पर कितना फैट है, यानी पेट पर चर्बी कितनी है, इसको कैसे मापा जा सकता है। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि सही डाइट क्या होनी चाहिए। बहुत सारे विषयों के ऊपर हमारे विशेषज्ञों ने जानकारी दे दी है। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। बढ़िया।
While progressive India is witnessing faster and wider national highways, encroachments are hampering movement at some places. The Rajmarg Yatra app empowers you to register a complaint, geotag a photo, track the status of the complaint, and get a solution in just one tap. With Rajmarg Yatra app, recharge FASTag and activate annual pass. Besides, get information about the nearest hospital, petrol pump and restaurant. Stay safe with over-speeding alerts. Report highway encroachment on Rajmarg Yatra app and contribute to nation building. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, डॉक्टर राजेश खरगावत, डॉक्टर रेखा रमोत, डॉक्टर रवि आर कासलीवाल। विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेते हैं। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला प्रश्न डॉक्टर खरगावत आपसे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या एक और जेनेटिक बीमारी है? यह बिल्कुल जेनेटिक बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल डिजीज है। क्या सिर्फ ऑयली खाना खाने से, बहुत वसायुक्त आहार लेने से ही इसका खतरा बढ़ता है? डॉक्टर रेखा। ऐसा नहीं है, ऑयली खाना खाने के साथ साथ हम अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी खतरा बढ़ता है। ये डिजीज वेस्ट की है, यानी हमारे देश में इसका खतरा नहीं होता? डॉक्टर कासलीवाल। नहीं, सॉरी, क्या पूछा आपने? क्या हमें यानी इंडियंस को इसका खतरा नहीं है या कम है मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का? बहुत खतरा है। डॉक्टर खरगावत, ग्लूकोज स्पाइक जो है अगर ब्लड में हो जाए तो सामान्य बात है और इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ग्लूकोज बढ़ेगा तो उसके नेगेटिव इफेक्ट होंगे ही। डॉक्टर रेखा, अगर शुगर को नेचुरल फॉर्म में लिया जाए तो कितने भी मात्रा में लिया जा सकता है, वो सामान्य या हेल्दी होता है? ऐसा नहीं है, नियंत्रित अमाउंट में, नियंत्रित मात्रा में लिया जाना ही उचित होगा। अगर सिर्फ मेटाबॉलिक सिंड्रोम की फैमिली हिस्ट्री हो तभी इसके होने की संभावना हो सकती है? डॉक्टर कासलीवाल। नहीं जी, ये लाइफस्टाइल डिजीज है, ये इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जिन फैमिलीज में इस तरह की प्रथा है उनके बच्चों को होना ज़्यादा कॉमन है। डॉक्टर खरगावत, इनमें से क्या लक्षण हो सकता है अगर व्यक्ति को कुछ समय से मेटाबॉलिक सिंड्रोम की अवस्था है? विजन ब्लर होना, बहुत अधिक प्यास लगना, गर्दन और आर्मपिट के नीचे काला पड़ जाना भाग और बहुत अधिक थकान रहना, ये सभी हो सकते हैं। क्या अगर हेल्दी खाना खाना है उसके लिए बहुत अधिक पैसा खर्च करना होगा? डॉक्टर रेखा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। सस्ता खाना भी बहुत सेहतमंद हो सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में होने पर इनमें से कौन सी बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक या डायबिटीज? डॉक्टर कासलीवाल। ऑल ऑफ देम, सारे के सारे। जी डॉक्टर खरगावत, क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सिंड्रोम एक्स और इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम एक ही अवस्था है? हाँ, पहले हमें इसके कई नाम से जानते थे, लेकिन आज से पूरे विश्व में जो सबसे कॉमनली नाम यूज होता है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। डॉक्टर रेखा, क्या क्रैश डाइटिंग से या इंटरमिटेंट फास्टिंग से अपने मेटाबॉलिक सिंड्रोम की संभावना को कम किया जा सकता है? क्या ये फायदेमंद है? इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ हद तक फायदेमंद हो सकती है, पर उसको हर पॉपुलेशन में, हर एज ग्रुप में अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा। क्या एक ब्लड टेस्ट से ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम की पहचान की जाती है? डॉक्टर कासलीवाल। नहीं। डॉक्टर खरगावत, क्या पीसीओएस या फिर फैटी लिवर का कोई संबंध है मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ? बिल्कुल पूरा संबंध है। ये दोनों चीजें भी वजन बढ़ने के साथ में बढ़ती है और वजन बढ़ना मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक मेन कंपोनेंट है, तो दोनों इससे संबंधित है। अगर हेल्दी रहना है तो सप्लीमेंट्स लिए जाए और खाना कम खाया जाए, क्या इससे लाभ होगा? डॉक्टर रेखा। ऐसा नहीं है, हमें एक संतुलित आहार लेना होगा तो उससे हमें ज़्यादातर सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर कासलीवाल, हमारे एक व्यूअर का सवाल भी था कि अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की अवस्था है, लगभग कितना समय लगता है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इसका प्रभाव आने लगे?
ये डिपेंड करता है कि आपकी ओबेसिटी कितनी है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कितने हैं, हाई हैं फर्स्ट एग्जामिनेशन पे। लेकिन डेफिनेटली ईयर बाय ईयर ये पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। जी डॉक्टर राजेश खड़गावत, क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बाहर निकलने के लिए दवाओं और बेरियाट्रिक सर्जरी का सहारा लेना अनिवार्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। डाइट और एक्सरसाइज से हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी क्या देर का खाना छोड़ देना यानी रात को खाना नहीं खाना हमें पतला रखने के लिए और मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए उपयोगी है डॉक्टर रेखा? ज़रूरी नहीं है, हमें कोई खाना छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर हम उसका अमाउंट, उसकी जो मात्रा है वो नियंत्रित करके खाएं और सही तरीके का खाना खाएं तो बिल्कुल हम रात का खाना खा के रह सकते हैं पतले। अगर सारे पैरामीटर्स बिगड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक सिंड्रोम का प्रभाव लग रहा है डॉक्टर कासलीवाल, कौन सी जांच नियमित रूप से व्यक्ति को करवाते रहना चाहिए? नहीं, एक जांच जो नियमित रूप से करवानी है वो तो लिपिड प्रोफाइल करनी ही है, लेकिन सिर्फ ब्लड रिपोर्ट से नहीं होगा ये काम। ये आपके ओवरऑल कितना मोटापा कम हुआ, आपका एक्सरसाइज कैपेसिटी आपकी कितनी बढ़ी, आपकी इंटरमीडिएट थिकनेस कम हो रही है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। जी डॉक्टर खड़गावत, रोहित सेठी जी का एक ईमेल था, हम इसमें चाहेंगे रैपिड फायर में शामिल करना कि अगर बीएमआई ठीक है तब भी कमर का या जो पेट है उसका माप कितना होना चाहिए कि व्यक्ति सेफ अवस्था में रहे? बिल्कुल, बीएमआई एक अलग पैरामीटर है जो कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में शामिल नहीं है। हमें नापना है कि हमारे शरीर के पेट के सबसे मोटे हिस्से को अगर वो 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हम मानते हैं कि आपके सेंट्रल ओबेसिटी है। डॉक्टर रेखा, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे तमाम व्यूअर्स को जो स्वाद को ज़्यादा महत्व देते हैं लेकिन उसमें पोषण कितना है और सेहतमंद कितना है वो भोजन, इस पर कहीं लापरवाही हो जाती है? एक वाक्य में आपका संदेश। सेहतमंद भोजन स्वादिष्ट हो सकता है, हमारे जो भारतीय मसाले हैं वो स्वाद को बढ़ाते हैं और वो सेहतमंद भी हैं। तो एक लाइन में यही है कि आप मौसम का खाना खाइए, लोकल खाइए और कम प्रोसेसिंग वाला खाना खाइए। जी डॉक्टर कासलीवाल, बहुत से खतरे हैं ये तो आपने समझा दिया है, लेकिन एक वाक्य में क्या कहना चाहेंगे सेहतमंद रहने के लिए और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के खतरे से बचाव के लिए क्या करना उपयोगी होगा? बहुत ही ब्रीफली मैं कह सकता हूँ इस डिजीज़ को सब लोग कहते हैं कि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है और अगर आप देखा जाए तो ना इसमें लाइफ है ना स्टाइल है। इसलिए सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज जैसा बताया गया है, खान पान पे ध्यान और डेफिनेटली साल में एक बार एक पूरा एवेल्यूशन ज़रूर करवा लीजिए कि आपकी HbA1c कितनी है, आपके कोलेस्ट्रॉल्स कितने हैं और आपकी एक ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ कैसी है, ये अत्यधिक ज़रूरी है। डॉक्टर राजेश खड़गावत, क्या अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट किया जा सकता है और अगर कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम की अवस्था में आ गया है, क्या इस अवस्था को रिवर्स किया जा सकता है? आपका संदेश। बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है। खुद पे विश्वास रखना, डाइट कंट्रोल करना और सुबह शाम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और एक्सरसाइज करने से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर रेखा, डॉक्टर रवि आर कासलीवाल, डॉक्टर राजेश खड़गावत, आप सभी का। विशेषज्ञों ने आपको ये तो बता दिया है कि किस तरह की जीवन शैली आप अपना सकते हैं और कैसे कम कर सकते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम के खतरे को। तमाम पैरामीटर्स जो हमने आपको बताए थे, यानी अगर पेट पर वसा अधिक है, चर्बी बहुत ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स बिगड़े हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं है, LDL कोलेस्ट्रॉल लो रहता है या आपका फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का स्तर ज़्यादा रहता है, तो आप सभी को सतर्क रहने के लिए बहुत ही आवश्यकता है क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए एक रेड अलार्म है। कहते हैं देखे हैं हमने ज़माने के बदलते हुए तेवर, लेकिन अब ये बदले हुए तेवर देखे नहीं जाते। यही बात आपके स्वास्थ्य के साथ भी है। सेहत को यदि सही रखना है तो आज से ही सतर्क हो जाएं, क्योंकि जब सेहत गड़बड़ाती है और उसके बाद समस्याएं शुरू होती हैं तो उन्हें संभालना कुछ मुश्किल हो जाता है।
प्रोएक्टिव बनिए, बहुत ज़्यादा समय की नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे के नहीं, बल्कि सही और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है यदि आपको स्वस्थ और निरोगी जीवन जीना है। सेहत संबंधित जानकारी का सिलसिला टोटल हेल्थ के माध्यम से ऐसे ही जारी रखेंगे। अगले सप्ताह लौटेंगे एक नए विषय के साथ। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुस्कुराते रहिए, सेहतमंद रहिए और हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। आज के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।